नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो कट्टर ईमानदारी का वादा करके वो सत्ता तक पहुंचे थे। तब वो कहा करते थे कि नेताओं को ना तो बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहना चाहिए, ना ही सरकारी सुरक्षा लेनी चाहिए और ना ही लाल बत्ती वाली गाड़ी लेनी चाहिए। और जब वो सत्ता में आएंगे तो पुराने जमाने की इस वीआईपी राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज सीबीआई ने गृह मंत्रालय के आदेश पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने सरकारी बंगले के रिनोवेशन में घोटाले के आरोप में जांच शुरू कर दी है। इसके बाद हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको शर्म भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया गया। ये बच्ची उज्जैन की सड़कों पर, उज्जैन की गलियों में लोगों का दरवाजा खटखटाते हुए मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। हमारे देश में त्योहारों के दौरान लोग कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उनके चरण छूते हैं ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन जब उनके दरवाजे पर एक बेसहारा कन्या सचमुच में आकर खड़ी हो जाती है तो वो मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। ये बच्ची अर्धनग्न अवस्था में घंटों तक मदद के लिए एक शहर में भटकती रही, जिससे आज ये साबित हो गया कि असल में ये बच्ची नहीं बल्कि हमारा समाज अर्धनग्न अवस्था में है। और आखिर में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर हमारे पास है। एक नई स्टडी ये कहती है कि अगर आप वॉक करने के दौरान अपने कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हैं या फोन पर बातें करते हैं या अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ गप लड़ाते हुए वॉक करते हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप वाकई शरीर और मन से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको साइलेंट वॉक करने की जरूरत है। इसलिए वॉक के दौरान ना तो संगीत सुने, ना फोन पर बातें करें और ना ही अपने दोस्तों से गप लड़ाएं। आपको चुपचाप पूरी एकाग्रता के साथ बिना कोई बात किए, बिना कोई गैजेट का इस्तेमाल किए वॉक करनी चाहिए और फिर आप इसका चमत्कार देखिए। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पुनर्निर्माण में हुई अनियमितता के मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अनियमितता की जांच की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएजी को स्पेशल ऑडिट करने का आदेश पहले ही दे रखा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने 50 से अधिक मुकदमों की जांच कराई है। इस मुकदमे में भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में ड्रग्स और हथियारों के तस्करों के साथ खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 6 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापेमारी की है। पंजाब और उत्तराखंड समेत कई ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 12 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। 2 दिन के दौरे पर कल गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा उदयपुर और वडोदरा में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 2001 के बाद संकट से गुजर रहे गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। विदेशी निवेशकों को भी धमकाया जाता था। आज वाइब्रेंट गुजरात वटवृक्ष बन चुका है। ये ब्रांडिंग नहीं, बॉन्डिंग है। पीएम मोदी ने छोटा उदयपुर में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में टोंक जिले के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। रमेश बिधूड़ी अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट के क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी का काम करेंगे। पिछले दिनों संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद रमेश बिधूड़ी से बीजेपी ने 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। महिला आरक्षण बिल पर संसद में चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से पढ़ी गई ठाकुर का कुआं नाम की कविता को लेकर आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने मनोज झा से माफी की मांग की है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने भी मनोज झा के बयान को क्षत्रिय समुदाय पर हमला करार दिया है। आरजेडी ने संसद में मनोज झा के बयान की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों और जंगलों में घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 100 कोबरा कमांडो को कश्मीर भेजा गया है। गुरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड कमांडोज स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। मणिपुर में 2 छात्रों की मौत के बाद फिर से हिंसा भड़कने पर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को भी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इराक के काराकोश इलाके में एक शादी समारोह में आग लगने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी लोगों ने बताया कि ईसाई जोड़े की शादी के बाद डांस के दौरान आतिशबाजी के कारण आग लगी थी। एशियन गेम्स में आज भारत के खिलाड़ियों ने 7 और पदक जीते। इसमें शूटिंग में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। अब तक कुल 21 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 6ठे नंबर पर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जिस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। और इस जांच के ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं, जिसमें सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि क्या इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन में नियमों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और क्या इसमें कोई घोटाला भी हुआ था। इस मामले में दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 12 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई तरह के खुलासे किए गए थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप है कि उनके इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर जब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, तब इस दौरान इस बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे किए ही ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी आरोप है कि सरकारी बंगले के लिए नए भवन का निर्माण करते समय नियमों का उल्लंघन हुआ है और इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन के दौरान कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं, जो एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वर्ष 2014 में जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद टाइप 5 का यह सरकारी बंगला अलॉट हुआ था, तब उन्होंने इस बंगले में शिफ्ट होने से पहले तो साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वो एक आम आदमी है और एक आम आदमी को रहने के लिए इतने बड़े बंगले की जरूरत नहीं होती। और उस समय अरविंद केजरीवाल ये बात शायद इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित टाइप 8 के सरकारी बंगले में रहती थी। टाइप 8 का जो बंगला होता है वो बहुत बड़ा होता है, केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है। और अरविंद केजरीवाल तब शीला दीक्षित के इतने बड़े बंगले को ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे। वो लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका स्टेटस हमेशा आम आदमी वाला ही रहेगा। तो शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे, तब वो ये कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार हैं। वो ये कहते थे कि नेताओं को ना तो सरकारी बंगले में रहना चाहिए, ना ही लाल बत्ती वाली गाड़ी लेनी चाहिए, ना सरकारी सुरक्षा लेनी चाहिए, और उन्हें आम आदमी की तरह रहना चाहिए। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुझे चुनेंगे तो मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। जब वो आम आदमी की तरह थे, तब वो एक छोटी वैगनआर गाड़ी में घूमा करते थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल टाइप 5 के एक ऐसे सरकारी बंगले में रहते हैं जो किसी महल या ये कह लीजिए 5 स्टार होटल जैसा दिखाई देता है। और इस बंगले को महल उस दौर में बनाया गया, यानी महल में उस दौर में कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया, जब दिल्ली के लोगों को कोविड के समय में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के नए घर की, नए मकान की तस्वीरें हैं। देखकर आपको शायद ऐसा लगेगा जैसे या तो आप किसी बड़े से महल में हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत शानदार 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं। इस मकान को आप देखिए, और ये मकान उस नेता का है जो जीवन भर बड़े बड़े बंगले और वीआईपी स्टेटस को खत्म करने की मांग करते हुए सत्ता तक पहुंचा है। आरोप है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच, जब हमारे देश में लाखों लोग कोविड से मर रहे थे, उस दौरान इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए और इनमें लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दे लगाने पर खर्च हुए हैं। यानी पर्दे ही अकेले 1 करोड़ रुपए के हैं, जिनमें कुछ पर्दे 8 लाख रुपए के थे और कुछ पर्दे 6 लाख रुपए के थे। और इस पूरे बंगले में कुल 23 पर्दे इस तरह के लगाए गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यह सवाल है, आप सब भी आम लोग होंगे, ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं सब आम लोग हैं, क्या आपके घरों में 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का कोई पर्दा लगता है?
क्या आपके घर में जब पर्दा लगता है वो कितने का है? और जब अरविंद केजरीवाल आपसे ये वादा करते थे कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे, तब क्या उन्होंने आपको ये बताया था कि जब वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, जब वो बड़े आदमी बन जाएंगे, तो वो भी करोड़ों के पर्दे अपने बंगले में लगवाएंगे? ये तो पर्दों की बात है। इसके अलावा इस बंगले में जो मार्बल लगाया गया है वो वियतनाम से खास तौर पर मंगाया गया था, और इस पूरे बंगले में स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर ही कुल 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी जो फर्श है, सिर्फ फर्श पर अकेले 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और यह सारा खर्च उस मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर खर्च हुआ है जो कट्टर ईमानदारी की राजनीति करने की बड़ी बड़ी बातें एक जमाने में किया करते थे। अगर आप भूल गए हैं तो अरविंद केजरीवाल के आज से कुछ वर्ष पुराने बयान निकाल कर देख लीजिए आप। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। कुछ वर्ष पुराने जब बयान निकाल कर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। भारत सरकार के मुताबिक देश भर में लगभग 18 लाख और अकेले दिल्ली में लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आज कोई छोटा मोटा मकान भी नहीं है। और देश में 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर तो है, लेकिन ये घर कच्चे हैं, जिनकी छत बांस, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों में से एक हैं और वो भारत के एक आम आदमी हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर वो आम आदमी हैं तो फिर उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर ये 45 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए? कई बार बड़ी हैरानी होती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने आखिरकार ये फैसला क्या सोचकर किया होगा। अगर उनकी पार्टी इस वीआईपी स्टेटस को ही बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी तो उन्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था, और वो ये सोच सकते थे कि जब उन्होंने लोगों से इतना बड़ा वादा कर ही दिया है तो फिर उन्हें छोटे मकान में ही रहना चाहिए था, सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। आज अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा भी ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी चलते हैं, बड़े शानदार मकान में भी रहते हैं, सरकारी सुरक्षा भी लेकर रखी है। अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, उनकी पार्टी में जो बाकी के सांसद हैं, जो बाकी के नेता हैं, आज वो भी सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सरकारी सुरक्षा लेते हैं। इन सब के जब आप वीडियोस देखेंगे, और मेरा आपको सुझाव है अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के आप इंस्टाग्राम पर जाकर या फेसबुक पर जाकर या ट्विटर पर जाकर इनके जरा वीडियोस देखिए। अब तो अरविंद केजरीवाल अपनी इस गाड़ी को भूल चुके होंगे। ये वो गाड़ी है, उनके संघर्ष के समय के दौरान की गाड़ी है, जिसे दिखा दिखाकर शोकेस करके वो कहते थे कि मैं एक आम आदमी हूं और जीवन भर ऐसा ही रहूंगा। लेकिन आज वो अपनी इस पुरानी गाड़ी को भूल चुके हैं। आज एक बड़ी गाड़ी के लिए उन्होंने इस पुरानी गाड़ी को त्याग दिया है, और लोगों ने ये गाड़ी देखकर ही उन्हें वोट दिया था। लोगों को लगा कि हमारे जैसी छोटी गाड़ी में चलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे चप्पल पहनकर ये दफ्तर जाते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसी बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि एक आम आदमी हमारा नेता बने। लेकिन नेता बनते ही वो इस गाड़ी को भूल गए। वर्ष 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब भी हमारे देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। गरीबी तो मुद्दा था ही, गरीबी के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार। और देखिए गरीबी और भ्रष्टाचार क्यों जुड़े हुए हैं। जब भ्रष्टाचार होता है, ऊपर सत्ता में बैठे वाले जो लोग हैं वो सारा माल खा जाते हैं, सारी मलाई खा जाते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं, तो गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचता। इसलिए गरीबी कभी मिटती नहीं। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि आज भी आजादी के 76 वर्षों के बाद हमारे देश में ना तो गरीबी मिटी और ना ही भ्रष्टाचार मिटा। ये दो मुद्दे ऐसे हैं, और ये इसलिए नहीं मिटे क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भ्रष्टाचार होता है तब गरीबी बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ इसलिए गरीबी भी कम नहीं हुई। और इसलिए आज भी हमारे देश की पार्टी 76 साल के बाद भी, हमारे देश के नेता अपने भाषणों में आज भी गरीबी की बात करते हैं, आज भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कहते हैं मैं गरीबी मिटा दूंगा और मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। आज भी नेताओं को यही कहना पड़ता है। यानी जो भाषण अगर आप नेताओं के 1950 के सुनेंगे, वही भाषण आज आपको 2023 में भी सुनने को मिलेंगे। जब नेता आज भी आपसे यही वादा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार की जड़ें समाप्त कर देंगे और हम गरीबी को भी समाप्त कर देंगे, और ये दोनों ही चीजें समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। और भ्रष्टाचार की जड़ें अब और भी ज्यादा हमारे देश में गहरी हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे समय में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पहले से ही पिछले 213 दिनों से दिल्ली की जेल में बंद है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाल ही में अदालत से बड़ी मुश्किल से सशर्त जमानत मिली है।
वो भी इससे पहले तिहाड़ जेल में थे। मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है, मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इसका विश्लेषण क्या होगा। इसका विश्लेषण यह है कि कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया नाम का गठबंधन बन चुका है। उस गठबंधन में कई नेता ऐसे हैं जो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हीं में से एक है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसे नेशनल स्टेटस मिल चुका है, यानी अब एक ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो अकेली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दर्जा मिला है, यानी अब ये नेशनल पार्टी है, और जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश में और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, राहुल गांधी को छोड़कर, ममता बनर्जी उनकी प्रतिद्वंदी है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी सिर्फ एक राज्य में सरकार है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में सरकार है, बाकी कहीं भी कोई फुटप्रिंट नहीं है। ठाकरे परिवार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता बन रहे हैं जिनकी पंजाब में सरकार है, जिनकी दिल्ली में सरकार है, गुजरात में उनका एक छोटा सा वोट बैंक तैयार हो गया है, उत्तराखंड में उनका वोट बैंक तैयार हो गया है, और धीरे धीरे वो अपने फुटप्रिंट्स बाकी के राज्यों में भी फैला रहे हैं। और उनका सपना यह है कि वो वाकई में एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, और इस बार के चुनाव में नहीं तो अगली बार के चुनाव में उनकी नजर है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर। और वो ऐसा सोचते हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि इस समय इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के सबसे अच्छे उम्मीदवार वही हैं। अब जब ऐसे में ये सीबीआई की जांच उनके खिलाफ शुरू हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2024 से पहले ही ये जांच जो है ये सुपर फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगी। जल्दी जल्दी जांच शुरू होगी, जल्दी जल्दी जांच खत्म होगी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को इस जांच के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। इस समय हमारे देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जिसे लोग अब बुरा नहीं मानते। भ्रष्टाचार को हमने राजनीति में स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता जेल में हैं। इस समय भी कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा है। अभी आप देखिए चंद्रबाबू नायडू भी इस समय जेल में है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अब मुकदमे चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर वो जेल में चले गए तो आम आदमी पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो केजरीवाल जैसे नेता ये सोचेंगे कि हमें जनता की सहानुभूति मिलेगी और जनता सहानुभूति देखकर, मुझे जेल में देखकर जनता हमें वोट दे देगी। एक संभावना तो ये हो सकती है, लेकिन दूसरी संभावना ये हो सकती है क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हुई है, ये वन मैन पार्टी है, ये वन मैन शो है, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को ही आपने जेल में डाल दिया तो पहली बात, इस पूरे पार्टी के जो फंड हैं वो सूख जाएंगे। दूसरी बात, बड़े फैसले लेने के लिए कोई लीडरशिप बचेगी ही नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है। अरविंद केजरीवाल बाद में जाके अगर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं वहीं पर, तो फिर इस पार्टी को चलाना, इसकी रणनीति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन होगा लोकसभा के चुनाव में, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा अगर सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल को दोषी पाया और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया तो। और ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, और इस खबर का अगले लोकसभा के चुनाव में भी आपको असर जरूर दिखाई देगा। और इंडिया गठबंधन में से एक पार्टी आप समझ लीजिए, और प्रधानमंत्री पद का एक चेहरा अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर लग चुका है। और अगर सीबीआई एक्शन ले लेती है और गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इस आधार पर भी इंडिया गठबंधन के जो बाकी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को इस रेस से बाहर कर देंगे, ये कहकर कि क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं इसलिए अब हम आपको अपने पार्टी के, अपने गठबंधन के पोस्टर में जगह नहीं दे सकते। इसलिए आज जरूर आपको यह शुरुआती जांच दिखाई दे रही है, एक छोटी पीई जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी,
सीबीआई की। आज ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ महीनों के बाद यही इंक्वायरी एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी। वो राष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जीवन को, राजनीतिक जीवन को तो जरूर ही प्रभावित करेगी। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको शर्म भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। देखिए, हमारे देश में चुनाव तो चलते रहते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, और हर बार चुनाव के दौरान नेता और पार्टियां आपके सामने आती हैं, वादे करती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भ्रष्टाचार की ही तरह, जो हमारे देश में और हमारे समाज में मिटने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो मैं आपको आज बात बताने वाला हूं, इसके लिए आप किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप किसी पार्टी को या किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हमारी एक सामाजिक समस्या है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे घायल अवस्था में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यह बच्ची उज्जैन की सड़कों पर, उज्जैन की गलियों में, लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हुए रोते रोते मदद मांगती रही घंटों तक, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। लोगों ने या तो दरवाजा नहीं खोला भी तो इसे देखकर आगे बढ़ने के लिए कह दिया। एक सीसीटीवी वीडियो अब आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने मदद के लिए कई घरों का दरवाजा खटखटाया, और इस दौरान जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे, उनसे भी इस बच्ची ने रोते रोते मदद मांगी, मदद की भीख मांगी, 12 साल की इस बच्ची ने। लेकिन ये लोग इतने भी संवेदनशील नहीं थे कि ये इस बच्ची के आंसू पोंछकर उससे ये भी पूछ पाते कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है, और या इंसानियत के तौर पर पुलिस को बुलाकर कम से कम उसकी मदद ही कर देते। इंसानियत के तौर पर एक एम्बुलेंस को बुलाकर पास के अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करा देते, इसका इलाज करा देते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और ये सारे घर जानते हैं कौन से हैं? ये वो घर हैं जिनमें त्योहारों के दौरान आसपास के पड़ोस की कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ये कहकर कि इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके घर में तरक्की आएगी, उनके घर में समृद्धि आएगी। एक दिन कन्या की पूजा करते हैं, लेकिन जब वाकई एक कन्या इनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, बेसहारा कन्या, तो उसका क्या हाल करते हैं ये लोग, आप देखिए। जिस वक्त ये बच्ची घर पर लोगों के जाकर मदद मांग रही थी, तब इसके चेहरे और हाथ पर चोट के कई निशान थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। और यह बच्ची बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि जिन लोगों ने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो उसे बीच सड़क पर फेंक कर चले गए। और इस बच्ची को लग रहा था कि कहीं वो लोग फिर से उसे उठाकर न ले जाएं। बच्ची बहुत डरी हुई थी। सोचिए, एक 12 साल की बच्ची ही तो है, इसलिए उसे इस इलाके में जो कोई भी दिख रहा था, वो उससे बार बार हाथ जोड़कर रोते हुए मदद मांग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस महाकाल की नगरी उज्जैन के लोग उसे ऐसे भगा रहे थे जैसे ये बच्ची कोई भिखारी हो। हमारे देश में, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, त्योहारों के दौरान लोग कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन तो जरूर करते हैं, चरण भी छूते हैं, ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन जब असली जीवन में उनके दरवाजे पर एक बेसहारा कन्या आती है, तो वो उस कन्या का क्या हाल करते हैं, ये आप देख लीजिए। ये बच्ची अर्धनग्न अवस्था में घंटों तक मदद के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भटकती रही, जिससे आज ये साबित हो गया कि असल में ये बच्ची नहीं, बल्कि हमारा समाज अर्धनग्न अवस्था में है। इस घटना के दौरान एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने इस बच्ची से बात भी की, और वो समझ चुका था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब ये बच्ची उसके घर से आगे निकल गई, तो उसने दोबारा से इसके बारे में जानने की कोई कोशिश तक नहीं की, और वो ये कहते हुए अपने घर से बाहर निकल गया कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है, और काम का बहाना लगाकर यह व्यक्ति आगे चला गया, इस बच्ची की मदद नहीं की। आप भी इस व्यक्ति को आज सुनिए, जिसने इस बच्ची के लिए अपने घर का दरवाजा तो खोला, लेकिन उसकी मदद नहीं की, क्योंकि इस आदमी को कोई बहुत जरूरी काम था। 5 और 5:30 के बीच में मेरा उठने का जो नियमित समय है, उस हिसाब से मैं उठा, और सबसे पहले मैं गेट खोलता हूँ, उसी हिसाब से मैंने गेट खोला। तो जैसे ही गेट मैंने खोला तो एक बच्ची सामने नज़र आई। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों बेटा, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है।
तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने कुछ बताने की कोशिश करी लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और उसके बीच में फिर मैंने अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया, मेरी मिसेस सो रही थी, मैंने उसको उठाया और उनसे कहा कि यार एक बच्ची है जो बाहर है और वो अर्धनग्न है, मैंने कि तुम चलो बाहर। तो बाहर आए, बाहर आने के बाद में जब देखा, मैंने इनको उठाया और बाहर से अंदर से बाहर आए, जब तक वो यहाँ से आगे निकल चुकी थी। तो अब वो किस तरफ गई, कहाँ गई, ये फिर वो नहीं है। उसके बाद में फिर मेरे को जाना था एक कार्यक्रम में, नुक्ता था नलखेड़ा के पास में ताखला, तो मैं मोटरसाइकिल से यहाँ से फिर वहाँ ताखला के लिए कार्यक्रम में निकल गया। तो चलिए, इन सज्जन ने किसी तरह से दरवाजा तो खोला लेकिन मदद नहीं की। ये सारे लोग कौन हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, देवियों का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। हमारे देश में नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। लेकिन जब एक असहाय कन्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हम तब उसकी मदद नहीं करते। आप अक्सर हिंदी फिल्मों में ये देखते होंगे कि जब कोई गुंडा किसी लड़की पर इस तरह हमला करता है तो उस लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री हो जाती है। और जब हीरो इस महिला को गुंडों से बचाता है, लड़की को गुंडों से बचाता है, तो उस सीन पर सामने बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। 1970 के दशक में ऐसी बहुत फिल्में आया करती थी जिसमें एक एंग्री यंग मैन हुआ करता था। अमिताभ बच्चन तब ये भूमिका निभाते थे और तब लोग बड़े खुश होकर तालियां बजाते थे क्योंकि उन्हें उनका एक नायक मिल गया। लेकिन ये नायक सिर्फ बड़ी स्क्रीन तक सीमित होता है। जैसे ही आप थिएटर से बाहर जाएंगे आपको ऐसा कोई नायक नहीं मिलेगा। हकीकत में जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे समाज में नायक ढूंढने से भी नहीं मिलता। और इस घटना से आज आप ये समझ सकते हैं कि हमारे समाज की रगों में बहने वाला खून असल में पूरी तरह से अब जम चुका है। ये खून पानी हो चुका है। इसलिए हमें फिल्मों में तो ऐसे सीन बड़े अच्छे लगते हैं, हम तालियां बजाते हैं, ऐसे नायक का हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नायक हमारे समाज में कहीं होता नहीं। आज हमारे देश का हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में एक ऐसा नायक होना चाहिए जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके, लेकिन ये नायक उनके घर से होना चाहिए, ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि नायक जब फिल्मों में वो संघर्ष करता है, नायक जिस संघर्ष से गुजरता है, लोग उस सीन पर तो तालियां बजाते हैं, लेकिन उस संघर्ष को लोग झेलना नहीं चाहते। उज्जैन में जिस 12 साल की बच्ची के साथ ये घटना हुई, वो कई घरों का दरवाजा खटखटाकर जब अपनी हार मान चुकी थी, तब उसकी मदद वहां पर स्थित एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति ने की। तो देखिए, नायक तो आया और आ गया नायक, और उसने इस बच्ची की मदद की। हमारे देश में कुछ लोग सनातन धर्म की आलोचना जरूर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, लेकिन आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब इस बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में देखकर भी हमारा समाज संवेदनशील नहीं हुआ, तब एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले लड़के ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर पुलिस को बुलाकर इस बच्ची की जान बचाई। आज इस नायक से आपको जरूर मिलना चाहिए। जैसे मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पांव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता, स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। आज आपको हमारे देश के, हमारे समाज के इस नायक से मिलना भी चाहिए, इसे देखना भी चाहिए, इसका धन्यवाद भी देना चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर पुलिस की भी बड़ी आलोचना की जाती है और पुलिस के लिए भी हमेशा गलत बातें ही कही जाती हैं। पुलिस पर भी हमारे देश में बड़ी फिल्में बनती हैं कि पुलिस भ्रष्ट होती है, हमेशा देर से पहुंचती है, कभी भी गरीबों को न्याय नहीं दिलाती। लेकिन पुलिस अच्छा जब काम करती है, जब गलत काम करती है तब तो हर जगह खबरें छपती हैं, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है तो उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। और हमारा मीडिया भी सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाता है। जब कोई अच्छा काम करता है तो वो खबर मानी ही नहीं जाती। लेकिन इस मामले में इस पीड़ित बच्ची को इलाज के दौरान खून की जरूरत पड़ी
और जानते हैं खून कहां से मिला? खून पुलिस के ही जवानों ने दिया। और अब भी इस बच्ची की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है, यह पता लगाने के लिए कि यह बच्ची कौन है, यह कहां से आई है, किस शहर की है, इसके माता पिता कहां हैं, इसका परिवार कहां है, ढूंढने की कोशिश हो रही है। और संदिग्ध आरोपियों को भी इस मामले में हिरासत में अब ले लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में उज्जैन पुलिस को नोटिस जारी किया है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। कि हमने पुलिस अधीक्षक को वहाँ पे एक नोटिस इशू किया है। हमने उसके बच्चे के स्टेटमेंट की कॉपी मांगी है, एफआईआर की कॉपी मांगी है और बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन सबका पालन करने के लिए हमने लिखा है। हमारे देश में कोई भी घटना हो, चाहे किसी के मरने की घटना हो, चाहे किसी के बलात्कार की घटना हो, चाहे किसी के लूटपाट की घटना हो, कुछ भी हमारे देश में हो जाए, उस पर राजनीति जरूर होती है। और इस घटना पर भी अब राजनीति शुरू हो गई। सोचिए 12 साल की इस बच्ची पर भी कोई क्या राजनीति कर लेगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि यह घटना भारत माता के हृदय पर एक आघात है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चूंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दे। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे जो देश के नेता हैं वो जानते हैं कि महिला जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 69 करोड़ महिलाएं हमारे देश में रहती हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा मुद्दा उन महिलाओं की सुरक्षा का है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब ये महिलाएं, जब ये लड़कियां, चाहे वो गरीब की लड़की हो, चाहे अमीर की लड़की हो, चाहे मध्यम वर्ग की लड़की हो, जब ये महिलाएं और लड़कियां अपने घर से बाहर निकलती हैं तो समाज उन्हें किस नजर से देखता है। हमारे ही समाज के लोग उन्हें कितना परेशान करते हैं, कितना तंग करते हैं। हमारे देश की महिलाओं का बाहर निकलना, सड़क पर निकलना, गली पर निकलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, दफ्तर जाना, बाजार जाना आज भी कितना मुश्किल है, आप इन महिलाओं से पूछिए। और इस मुद्दे पर कोई भी इन महिलाओं की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमारा समाज बदलने के लिए तैयार है। आज भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो परिवार महिलाओं को और लड़कियों को ही दोषी मानते हैं और उनसे ही ये कहते हैं कि तुम बाहर निकली क्यों। कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी करता है, कोई ये कहता है कि नजर नीची करके तुम्हें जाना चाहिए था, कोई ये कहता है कि अगर लोग आपको घूर रहे थे तो आपने उनकी तरफ देखा ही क्यों, कोई ये कहता है कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए। लेकिन जो स्थिति है, रास्ता तो महिलाएं बदलती आ रही हैं पिछले 70-80 सालों से। हर बार जब भी ऐसी घटना होती है महिलाएं और लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। लेकिन हमारे देश के पुरुष, हमारे देश की ये व्यवस्था और हमारा समाज बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए उन 69 करोड़ महिलाओं से भी आज हम कहना चाहते हैं और उनके परिवारों में जो पुरुष हैं, खासतौर पर जो युवा हैं, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ये अमृत काल है। सरकारें किसी की भी आएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन समाज को अपनी जिम्मेदारी भी जरूर निभानी पड़ेगी। इस घटना पर राजनीति होना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसमें भी एक मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार चुनौती सिर्फ ये नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती दूसरी है। अब आपको चुनावों के बारे में बताते हैं और मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम एक खबर दिखाएंगे और यह बिल्कुल नई तरह की रणनीति है। अक्सर चुनाव में नेता अपना टिकट कटने से नाराज हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां बीजेपी के कुछ नेता विधानसभा चुनाव की टिकट मिलने से ही नाराज बताए जा रहे हैं। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कुछ नया और कुछ उल्टा होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो विधानसभा
चुनाव का टिकट मिलने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जबकि ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है। कल जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इस पर बिना कुछ बोले ही चले गए, लेकिन आज जब इस पर विवाद बढ़ा तो नरेंद्र सिंह तोमर को सफाई देते हुए यह कहना पड़ा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने से पहले ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, इस बार आपको पार्टी को मध्य प्रदेश में जाकर मजबूत करना है। अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा था? स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी है। बीजेपी में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं, बड़े बड़े राज्यों के इंचार्ज रहे हैं, वो चुनाव लड़वाते हैं, वो चुनाव जितवाते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ते। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी उन्हें सांसद का नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक जमाने में एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें कह देगी, और इसलिए वो बिल्कुल नाराज हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। इसी तरह से आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी देख लिया, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी अब संसद भवन से बाहर निकलकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक कुल मिलाकर 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें 7 वरिष्ठ सांसदों को टिकट दिया गया है, और ये सभी वरिष्ठ सांसद हैं जो कई वर्ष पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, यानी बड़ी वाली राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, विधानसभा से शिफ्ट होकर ये लोकसभा की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये विधानसभा के बारे में नहीं सोचते, ये लोकसभा के बारे में और संसद के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब वापस इन्हें विधानसभा भेजा जा रहा है। इन 7 सांसदों में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है, और ये तीनों ही बीजेपी के बड़े वरिष्ठ सांसद हैं। इनमें 64 वर्ष के फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार सांसद रह चुके हैं, 66 वर्ष के नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार सांसद रह चुके हैं, 63 वर्ष के प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी सांसद रहते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनावों का टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है और कहा है कि आप जाकर चुनाव लड़िए। अब पार्टी की जो हाई कमांड है, आला कमान, हालांकि बीजेपी में तो आला कमान और हाई कमांड होता नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इन सारे नेताओं को क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वापस जमीन पर जाइए, ग्रास रूट लेवल की राजनीति करिए, और अगर आपके अंदर दम है तो ये विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाइए। अब बातें मत करिए, भाषणबाजी बहुत हो गई, अब नीचे जाकर चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए और बताइए पार्टी को कि आपके कितने समर्थक हैं और आप कितने बड़े नेता हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2 जानकारियां बहुत अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की कोई जानकारी थी ही नहीं कि पार्टी इन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव का टिकट देने वाली है। और दूसरी खबर यह है कि बीजेपी ने यह चुनाव मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि बीजेपी ये चुनाव दिल्ली से लड़ेगी, और इन चुनावों में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरेगी, और यह एक बहुत बड़ी बात है। 64 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान पिछले 16.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब उस चेहरे पर भरोसा नहीं कर पा रही है।
इसी साल 15 जुलाई को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का प्रभारी बनाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव समिति का इंचार्ज और को इंचार्ज नियुक्त किया, जिससे यह समझ में आ सकता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार दिल्ली में बैठकर लड़ने वाली है। सारी रणनीति दिल्ली में बनेगी, भोपाल में नहीं बनेगी। और शिवराज सिंह चौहान का रोल इन चुनावों में अब ऐसा लगता है कि बहुत सीमित रह जाएगा। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय में जो भी रैलियां मध्य प्रदेश में की हैं, उनमें से कुछ रैलियां ऐसी भी हैं जब उन्होंने मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौजूद रहते हुए भी उनका या उनकी सरकार की योजनाओं का कोई जिक्र तक नहीं किया। जबकि आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो अपने मुख्यमंत्री की दिल खोलकर तारीफ करते हैं, बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा काम किया है, आप इनके लिए वोट दीजिए। और अपने जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका भी वो काफी गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन इस बार कई रैलियां ऐसी हुई हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं किया है, जिसे बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ अलग नजरों से देख रहे हैं। बीजेपी में नेताओं की जो रिटायरमेंट एज है वो 75 वर्ष मानी जाती है। 75 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। और इस हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान के पास अब भी सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो 64 वर्ष के हैं, यानी 11 साल उनके पास सक्रिय राजनीति के अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इसलिए आज यह समझना जरूरी है कि अगर बीजेपी दिल्ली से नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए भेज रही है तो इसका मतलब क्या है। इसकी पहली वजह तो यह हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों में अब एक थकान सी होने लगी है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव का भी खतरा बीजेपी को लग रहा है। लोग अब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर थक गए हैं और बीजेपी का यह मानना है कि लोगों को बदलाव चाहिए, उन्हें एक नया नेता चाहिए। अब थकान सी हो रही है और शायद इस चेहरे को सामने रखकर बीजेपी ये चुनाव न जीत पाए। वर्ष 2018 में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब पार्टी कांग्रेस से हार गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 114, बीजेपी को 109 सीट मिली थी और सीटों के लिहाज से यह अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन तब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव चलते हुए मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना का विस्तार कर दिया था, जिसके तहत अब 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक मदद, यानी हर महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। और जो महिलाएं अविवाहित हैं उन्हें भी शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में शामिल कर लिया था ताकि महिलाओं की सारी वोट उन्हें मिल जाए। ये योजना शिवराज सिंह चौहान का आखिरी दांव था इस गेम में बने रहने के लिए। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब भी उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी लहर का खतरा है। मध्य प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़े ब्रांड होंगे, सबसे बड़े चेहरे होंगे। पोस्टर पर उन्हीं का चेहरा होगा और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के खेल को अब बहुत बड़ा बना दिया है। बड़े बड़े अपने जो नेताओं को दिल्ली से भेजकर उन्होंने इस गेम को बहुत बड़ा बना दिया है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो रणजी ट्रॉफी के डोमेस्टिक मैच में बीजेपी ने अपनी नेशनल टेस्ट टीम उतार दी है, यानी टेस्ट मैच खेलने वाली टीम जो भारत की होती है उसे बीजेपी ने रणजी ट्रॉफी के मैच में उतार दिया है। और अब राज्य में कांग्रेस की रणजी टीम का मुकाबला बीजेपी की नेशनल टेस्ट टीम से होगा, जिसके कैप्टन खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बीजेपी अपनी इस रणनीति को इसलिए भी बदल पाई क्योंकि उसके पास नेताओं का एक बहुत बड़ा पूल है, लेकिन कांग्रेस के पास जीतने और जिताने वाले नेताओं की बहुत कमी है। तो बीजेपी की जो खासियत है वो ये है, उसके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। उनके यहां फर्स्ट लाइन भी है, सेकंड लाइन भी है, थर्ड लाइन भी है, फोर्थ लाइन भी है। इतने कार्यकर्ता हैं, इतने बीच के लेवल के नेता हैं, फिर उसके ऊपर के नेता हैं, फिर उसके ऊपर के नेता हैं। उनके पास इतना बड़ा पूल है। आप इसको मैं वापस क्रिकेट की भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों का इतना बड़ा पूल है, कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी 45 खिलाड़ी बीसीसीआई के पास हैं, जबकि खेलने हैं सिर्फ 11।
और बीसीसीआई चाहे तो आज इन 45 खिलाड़ियों को कहीं भी खिला सकती है। किसी को T20 में खिलाएगी, किसी को टेस्ट मैच में खिलाएगी, किसी को वनडे मैच में खिलाएगी, किसी को एक सीरीज में खिलाएगी, किसी को दूसरे सीरीज में खिलाएगी, रोटेशन पर करेगी ताकि इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक कंपटीशन बना रहे। बीजेपी भी यही करती है। और यहां एक पॉइंट यह भी है कि बीजेपी को शायद ऐसी आशंका रही होगी कि उसकी क्षेत्रीय टीम इन चुनावों में कांग्रेस की क्षेत्रीय टीम से हार सकती है, इसलिए उसने दिल्ली से बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस मैच में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया कि अब आप जाइए रणजी ट्रॉफी का मैच खेलिए। इसके अलावा बीजेपी ने इस फैसले से अपने सांसदों और मंत्रियों को यह संदेश भी दिया है कि वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता भर हैं और पार्टी कभी भी उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दे सकती है, छोटी या बड़ी। वो मंत्री भी हैं तो बीजेपी की वजह से हैं और विधायक हैं वो भी बीजेपी की वजह से। लेकिन आज बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कोई प्रयोग करने वाली है? क्या बीजेपी बाकी के विधानसभा चुनाव में भी यही करने वाली है? और क्या जब बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उतरेगी तब क्या आपको ऐसा ही कोई नया सरप्राइज देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे बड़े बड़े सांसदों और मंत्रियों का टिकट एक बार फिर से कट जाएगा और बीजेपी इस बार कुछ और नए चेहरों के साथ यह चुनाव लड़ेगी? ऐसा हो सकता है। आप इस सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा और हो सकता है कि 2014 में लोकसभा की जो लिस्ट जारी होगी उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम गायब मिले। और सबसे आखिरी पॉइंट यह है कि बीजेपी अपने सांसदों को टिकट देकर इन चुनावों में एक नयापन लेकर आती है, जिसे आप अंग्रेजी में नोवेल्टी फैक्टर कहते हैं, ताकि आम जनता को लगे कि वो अब किसी नई सरकार और एक नए चेहरे के लिए वोट दे रहे हैं। और इसका एक मतलब यह भी है कि मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी के अच्छे दिन शायद समाप्त होने वाले हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के, नीतीश कुमार बिहार के और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन तीनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों में किस तरह से विकास किया था, इसे लेकर बड़ी चर्चा होती थी। इन्हें भारत के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में गिना जाता था और ये सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री माने जाते थे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। और उस समय बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी बहुत सक्रिय भूमिका में थे, केंद्रीय नेतृत्व में थे। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिस गुजरात में विकास किया वो तो पहले से ही विकसित था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाकर चमत्कार कर दिया है। तब आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर शिवराज सिंह चौहान को रखा था। लेकिन समय का चक्र देखिए, आज जब शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, अपने उस कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्हें दिन रात एक करना पड़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी देश के लोगों को दे रहे हैं। यानी जहां पहले आप आडवाणी जी का 2013 का यह बयान सुनिए। मध्य प्रदेश ने शिवराज जी के आने के बाद क्या क्या उपलब्धियां की हैं तो विस्मय होगा, चमत्कार जैसे हो जाता है ना, वैसी स्थिति है। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। तो आडवाणी जी के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान उस जमाने में नंबर 1 मुख्यमंत्री थे। लेकिन देखिए, जो नेता अलग काम करता है, जो ज्यादा परिश्रमी होता है, वो कितना आगे निकल जाता है, और बाकी के नेता जो पुराने जमाने के नेता होकर रह जाते हैं वो कितने पीछे रह हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी, शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार में यह अंतर साफ नजर आएगा। अब हम आपको इस्कॉन संस्था से जुड़ी उस खबर के बारे में बताएंगे जिस पर बहुत विवाद हो रहा है। इस्कॉन के करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इस्कॉन का समर्थन करते हैं, और यह खबर उन्हें बहुत विचलित भी कर सकती है, क्योंकि इस विवाद की वजह है बीजेपी की सांसद मेनका गांधी का इस्कॉन और गौ हत्या के बारे में एक नया बयान। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेच रहा है,
और यह संस्था लोगों की भावनाओं के साथ धोखा कर रही है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। पहले आप मेनका गांधी का यह बयान सुनिए। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। यह आरोप बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है कि ISKCON गायों को कसाईयों को बेच रहा है। मेनका गांधी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, इस समय लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और वो 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन वो इंटरव्यू में ISKCON पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं और कहती हैं कि इस संस्था के द्वारा कसाईयों को गौशाला की गायें बेची जा रही हैं। ISKCON जो संस्था है, इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं और इसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ष 1966 में हुई थी। इस संस्था ने भी मेनका गांधी के इन आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि मेनका गांधी के सारे आरोप गलत हैं और बेबुनियाद हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, अगर आप इन्हें देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी और अगर उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। नमस्कार।